नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रो। आज चैनल पर वक्त है उत्तराखंड की खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में वन एवं जीव सुरक्षा के लिए वन विभाग द्वारा कैंपा योजना में खरीदे गए 23 बोलेरो कैंपर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान सीएम धामी के साथ वन मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद थे। सीएम धामी ने कहा कि इन वाहनों से संवेदनशील वन क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाकर वन अपराधों पर नियंत्रण को और अधिक मजबूती करने में मदद मिलेगी। साथ ही वनाग्नि प्रबंधन और मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं पर समय रहते नियंत्रण और तेजी से रेस्क्यू कार्य के लिए भी इन वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा। उधर उत्तरकाशी के एक दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। ऐसे में नवनिर्मित बाबा बौखनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए, जहां सीएम ने बाबा बौखनाथ के पूजा अर्चना की और बाबा बौखनाथ से प्रदेश की सुख और समृद्धि की कामना की। इसके अलावा सीएम ने करोड़ों की लागत से बने सिलक्यारा टनल के ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में भी शिरकत की। साथ ही टनल का निरीक्षण किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि सिलक्यारा टनल हादसे के समय हमने संकल्प लिया था कि हम बाबा बौखनाथ का मंदिर बनाएंगे, जो संकल्प हमने पूरा कर दिखाया है। साथ ही सीएम ने ब्रेक थ्रू कार्यक्रम को भी संबोधित किया। अब श्रद्धालुगण यहाँ आकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। भाइयों बहनों, सिलक्यारा टनल अभियान दुनिया का सबसे जटिल और लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन था और उस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की। और वो हादसा हमारी तकनीकी मानवीय संकल्प की एक वास्तविक परीक्षा थी और मुझे गर्व है हम सब लोगों ने, और मैं यहाँ जो हमारे क्षेत्रवासी बैठे हैं, मैं क्षेत्रवासियों का भी, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का भी, यहाँ के हमारे धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हमारे पत्रकार मित्रों का भी, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि सबने मिलकर सामूहिक रूप से अपना योगदान दिया। सभी विभागों ने योगदान दिया। यहाँ के क्षेत्र के लोग भी लगातार प्रार्थना कर रहे थे उन मजदूर भाइयों को, और मैं उन मजदूरों का अभिनंदन करना चाहता हूँ, श्रमिक भाइयों का, क्योंकि आप सोचिए कि 17 दिन तक सूरज नहीं दिखाई दे रहा है, रात हो रही है कि दिन हो रही है पता नहीं लग रहा है, लेकिन जब हम उनसे बात कर रहे थे, मैं लगातार उनसे यहाँ से बात कर रहे थे, हम लोग माइक्रोफोन से बात कर रहे थे, तो एक दिन तो बड़ी दुविधा की स्थिति हो गई कि हम लोग सोच रहे थे कि जो है 8-10 मीटर पर अब ब्रेक थ्रू होने वाला है, और जैसे ही ब्रेक थ्रू होने का नंबर आया पूरी मशीन ही फंस गई और सारे हमारे इंजीनियर, सारे आपके मॉर्थ वाले जो सचिव साहब जैन साहब थे और खुलबे जी थे और हमारे मिश्रा जी थे, तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। सभी लोगों की समझ में नहीं आ रहा था हम सब लोग क्या करें। जनरल बीके सिंह जी थे, तो बाबा की कृपा से मैंने कहा कि ये अभियान जरूर हमारा सफल होगा। और तो फिर अन्य ऑप्शन देखे जाने लगे कि वर्टिकल तरीके से भी जो है डील किया जाए, उधर बड़कुट की तरफ से भी किया जाए, नीचे की तरफ से भी किया जाए, चारों तरफ से काम किया जाए। जब ऊपर से करने लगे तो 80 फीट के आसपास जब ड्रिल हो गया तो वहाँ पानी बहुत ज़्यादा मिल गया। पानी मिल गया और पानी मिलने के बाद फिर समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या होगा, नीचे कहीं ऐसा ना हो पानी का रिसाव होने लगे, उनको खतरा पैदा हो जाए। ऐसी अनेक बार ऐसी जटिलताएं हैं जब हमको लग रहा था कि आज ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, आज रेस्क्यू पूरा हो जाएगा, और जब हम बिल्कुल नजदीक पहुंच गए और इतना बड़ा झटका हमको लग गया कि कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था उसके बाद, तो मैंने कहा कि सबसे ज्यादा अगर इसमें परेशान होंगे तो हमारे जो अंदर फंसे हुए श्रमिक भाई हैं वो सबसे ज्यादा परेशान होंगे, और उनकी हिम्मत बनाना इस समय बहुत जरूरी है। मैं उनके पास गया नीचे, मैंने कहा मैं बात करने चलता हूँ। जैसे ही मैंने अंदर मिलाया फोन तो हमारे वो गब्बर सिंह थे, एक सभा खान थे, एक अखिलेश करके वहाँ थे, 3-4 लोग जो बात करते थे उनसे बात करी। हमने बताया कि भाई आप सब लोग टनल के अंदर काम कर रहे हैं, आपको पता है कि ये कितना मुश्किल हो गया, और अभी हम सोच रहे थे कि आप तो आज और कल में निकलने वाले थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि 5-7 दिन का समय और लग जाएगा। आप लोग 5-7 दिन आराम से रह लेंगे ना, तो
जब उनसे मैंने ऐसा पूछा और अंदर से उन्होंने मुझे कहा कि आप बिल्कुल हमारी चिंता मत करिए, 5-7 दिन नहीं, हम 10-15 दिन भी यहाँ रह लेंगे और आप हमारी चिंता मत करिए, हमें पूरा भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में सबको निकाल लिया जाएगा, आप सबकी चिंता कर लेंगे। भाइयों बहनों, उसने हमारी इतनी हिम्मत बढ़ाई और हम फिर से काम पर लगे और उसका नतीजा आप सब लोगों ने देखा। इसमें रेस्क्यू टीम, रेड माइनर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी संस्थाओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस अभियान को सफल बनाया। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में विकास और समृद्धि के नए आयाम स्थापित आज हमारा देश कर रहा है। अभी भाई अजय टंडा जी ने बताया किस प्रकार से 4 धाम ऑलवेदर रोडें बन रही हैं, किस प्रकार से एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम हो रहा है, पूरे कुमाऊं गढ़वाल कनेक्टिविटी को जोड़ा जा रहा है, मैदान पहाड़ चारों तरफ रास्ते आसान किए जा रहे हैं, देहरादून पहुंचने का मार्ग आने वाले समय में दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे में हो जाएगी। 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएंगे। इसका काम भी हमारा अंतिम चरण में पहुंच गया है। आप जरा सोचिए, पिछले 10 सालों में, 11 सालों में किस प्रकार से देश का निरंतर विकास हुआ है और देश की आजादी का लंबा कालखंड बीत गया और इस लंबे कालखंड के अंदर 60 वर्षों तक भी एक पार्टी का शासन रहा है और उसमें से 55 वर्षों तक एक परिवार का शासन रहा है। लेकिन देश के अंदर अगर इस प्रकार की सोच पहले से हुई होती जैसा मोदी जी की सोच है, मोदी जी के समय में जो काम हो रहे हैं, जिस प्रकार से आज सड़कें चौड़ी हो रही हैं, लोगों का जीवन आसान हो रहा है, प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई जा रही है, तेजी से उसका काम हो रहा है, जल जीवन मिशन में काम हो रहा है, सस्ता मुफ्त राशन की योजना लागू की गई है, आयुष्मान भारत योजना लागू की गई है, एम्स ऋषिकेश इतना शानदार बन गया। कल हम लोग उसके कन्वोकेशन में थे, दीक्षांत समारोह में थे। किस प्रकार की सुविधाएं आज बढ़ रही हैं, हर एक व्यक्ति का जीवन आसान। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तीर्थनगरी ऋषिकेश पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस दौरान योगनगरी रेलवे स्टेशन का उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वेडिंग स्टॉल पर चाय की चुस्कियां ली। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट कर्णप्रयाग रेल परियोजना के पूरे विश्व में चर्चा है। लोग आना चाहते हैं, वहाँ के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा अद्भुत प्रोजेक्ट किया है जो कि दुनिया भर में जिसकी चर्चा है, अपने अंडरग्राउंड टनल्स के माध्यम से हो, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो और जो हमारे सांस्कृतिक भावना के साथ जुड़े हुए प्रोजेक्ट को लेके आज इसका निरीक्षण के लिए भी निकल रहे हैं। जल्दी वहाँ पे जाके आपसे बात करेंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम सामने आया। इसको लेकर कांग्रेस के द्वारा पूरे देश में ईडी दफ्तरों और सरकारी एजेंसियों के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किए गए हैं। इसको लेकर उत्तराखंड से बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने देहरादून बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से बात करते हुए नरेश बंसल ने कहा, 2008 में यंग इंडिया बनी और जिसने एजीएल और हजारों करोड़ की संपत्ति को 90 करोड़ में ले लिया। इसके बाद वो भी माफ कर दिया गया और सिर्फ 50 लाख में यंग इंडिया ने दिल्ली, बंबई, लखनऊ और मद्रास में हजारों करोड़ की संपत्ति अपने नाम कर ली। इस कंपनी के 76% शेयर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम थे। ईडी ने अभी तक 961 की संपत्ति जब्त कर ली है और 600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर जांच चल रही है। आप जानते हैं कि 2008 से यंग इंडिया बनी। यंग इंडिया ने एजीएल के हजारों करोड़ की संपत्ति को 9 करोड़ के शेयर ट्रांसफर करके हत्या लिया और वो 9 करोड़ भी कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया। 90 करोड़ कोई भी राजनीतिक दल जिनको आयकर से और अन्य प्रकार की छूट मिलती है, किसी भी प्रकार का लोन किसी को दे नहीं सकता।
और वो केवल एक आई वॉश किया गया, क्योंकि बाद में वो लोन भी माफ कर दिया गया। इस प्रकार से केवल 50 लाख रुपए में एजीएल की हजारों करोड़ की संपत्ति दिल्ली, लखनऊ, बम्बई, मद्रास, पटना में दे दी गई। 961 करोड़ की संपत्तियों को ईडी ने जब्त किया। 600 करोड़ की कुछ अभी जब्त होगी, जब जांच होने के बाद उसकी चार्जशीट दाखिल हुई। तो इस प्रकार से हमारा मानना है कि धरना प्रदर्शन करने का अधिकार लोकतंत्र में सबको है, पर देश की संपत्ति लूटने का, खुद करने का अधिकार किसी को नहीं है। जब कोई ऐसा प्रयास करेगा तो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कानून अपना काम करेगा। ईडी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजने को लेकर कांग्रेस में काफी आक्रोश है। इसी के चलते उत्तराखंड में ईडी ऑफिस के बाहर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। प्रदर्शन को देखते हुए ईडी कार्यालय के बाहर भारी सुरक्षा बल मौजूद रहा। देखिए, देश में जब जब जनता में असंतोष व्याप्त होता है, जब जब जनता के सवालों के जवाब सरकार के पास नहीं होते, महंगाई आसमान पर होती है, बेरोजगारी आसमान पर होती है, पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे तमाम राज्य जहां बीजेपी का शासन है वहां महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, इन सारे सवालों के जवाब मोदी सरकार के पास नहीं है। तो जनता का ध्यान कैसे हटाएं? तो जनता का ध्यान हटाने के लिए वो कोशिश करते रहते हैं, कभी धार्मिक ध्रुवीकरण की वो कोशिश करते हैं, और जब वो फेल हो जाता है तो उनके पास गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इसके अलावा उनको कुछ नजर ही नहीं आता। पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के बिल्कुल निराधार, किसी भी आधार के ऊपर कोई आधार नहीं है, आज निराधार तरीके से जिस तरह से चार्जशीट पूरी तरह से मोदी सरकार से इन्फ्लुएंस होकर के सरकार के दबाव में जो चार्जशीट नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया जी के खिलाफ, राहुल जी के खिलाफ और हमारे तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ की गई, नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त की गई, उसके खिलाफ आज पूरे देश भर में एआईसीसी के आह्वान पर राजधानियों में और जनपदों में प्रदर्शन हो रहा है। और राहुल जी और सोनिया जी जो लगातार जो है पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र के लिए सड़क पर उतर करके संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, उस आवाज को दबाने के लिए सत्ता में बैठे हुए लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसलिए उन्होंने ईडी के माध्यम से जो है मुकदमा दर्ज करने का काम किया है। और आज कांग्रेस के साथी सड़कों पर पूरे देश के अंदर उतर करके सरकार के विरोध में जो है धरना प्रदर्शन करने का काम, ये तो शुरुआत भर है। यदि सरकार नहीं चेती तो निश्चित रूप से कांग्रेस का एक साथी सड़क पर उतर करके संघर्ष भी करेगा और जेल भरने का भी काम करेगा। उधर हल्द्वानी में बुद्ध पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और हल्द्वानी विधायक के नेतृत्व में बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में जोरदार नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक तरफा कार्रवाई और कांग्रेस नेताओं के झूठे केस में फंसाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं की संपत्ति की जांच की जा रही है, जबकि प्रधानमंत्री ने खुद अमीरों के कितने करोड़ रुपए माफ कर दिए। बीजेपी नेताओं के पास कितनी संपत्ति है, इसकी बीजेपी सरकार क्यों जांच नहीं करवा रही। बहुत ही जुझारू, बहुत ही कर्म को मिला। मैं निवेदन करना चाहता हूं, 4000 किलोमीटर यात्रा करने के बाद आज जिस तरह से राहुल गांधी इस देश की राजनीति को पलटने का काम कर रहे हैं, वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में आज काबिल थे और उन्होंने कांग्रेस को जो मजबूती दिलाने का काम किया है कि राज्य में चुनाव हो रहे हैं, उसकी डर से, इससे ध्यान भटकाने से, मतदाताओं को डराने की दृष्टि से उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया जी पर ये कार्रवाई करने का प्रयास किया है। और वो ये भूल गए हैं कि कांग्रेस ही महात्मा गांधी के वंशज हैं, उनके सिद्धांतों पर चलते हैं। अगर कहीं पर कोई कोताही उन्होंने बरती, देश का ध्यान भटका करके राहुल गांधी और सोनिया जी पर हाथ डाला, तो ये देश फिर बच नहीं पाएगा, देश में गृहयुद्ध हो जाएगा, तमाम कांग्रेसी जेलों में ठूस जाएंगे और मोदी को गद्दी से हटना पड़ेगा।
नेशनल हेराल्ड ऐसी हमारी अंग्रेजी अखबार जिसको नेहरू जी ने स्थापित करा, चालू करा, और नेहरू गांधी परिवार का जो इस देश के लिए बलिदान है, जो कुर्बानी है, आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद जो उनका व्यक्तिगत योगदान है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही वाली ये सरकार जो उनके एसेट्स को उन्होंने फ्रीज करा है, हम इसका घोर विरोध करते हैं। राजनीति का एक स्तर हुआ करता था, एक समय था जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो अपने कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे व्यक्ति को उन्होंने मंत्री बनाया, और आज की तारीख में देखिए क्या हो रहा है। आप अतीत में जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि जो संघर्ष हमारे पूर्वजों ने करा उस संघर्ष को कैसे आप दरकिनार करें, ये कहीं भी स्वीकार नहीं है। हम पूरी तरीके से इसका विरोध करते हैं और पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी नेशनल हेराल्ड के साथ भी खड़ी है और गांधी परिवार के साथ भी। तो खोदने की कोशिश की गई, एक में भी सच्चाई नहीं पाई गई। अरे तुम्हें अगर वास्तव में भ्रष्टाचार ढूंढना है ना, तो अडानी के, अंबानी के अरबों खरबों रुपए जो आपने माफ किए बैंकों के, एक 50,000 रुपये के लिए ना बैंक लोगों के घर नीलाम कर देता है। एक जरा सी गलती के लिए पूरे हिंदुस्तान में कानून नहीं, बुलडोजर कानून चल जाता है। कभी अगर आपने भ्रष्टाचार देखना है तो आप अडानी और अंबानी के एसेट्स पे देखो। वास्तव में अगर आपने तुमने भ्रष्टाचार देखना है, अमेरिकी फर्में जो विश्व के अंदर देखती हैं, वॉच करती हैं कि कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, चीख चीख के बोल रही हैं कि साहब अडानी के जो अमेरिका में अंबानी ने जो है अडानी ने जो किया, आज तक कभी उसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आई। आपने सीबीआई और आईबी, आपने अपने ये जो संस्थाएं थी, इसको आपने अपने घर का नौकर बना करके रख दिया, जिसके चाहे उस पर छोड़ देते हैं। और आप इस देश के अंदर 75-78 साल का जो भारत का संविधान जो लिखा गया, जो बाबा साहब ने लिखा, आपने उन बाबा साहब को, उस संविधान की आपने धज्जियां उड़ा दी। बाबा साहब को, एक देश के गृह मंत्री बाबा साहब का जो नाम है ना, वो किस अभद्रता से लेते हैं। अभी पिछले लोकसभा में आप सबने देखा, तो आप इस लोकतंत्र को कहाँ लेकर करके जा रहे हो, किसके भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो आप? ये राजनीतिक दुर्भाव और ना, बस ये जो कर रहे हो ना, ये 11 साल में आप कुछ नहीं निकाल पाए। कितना ही खोद लो, निकलेगी चुहिया ही, कितना ही पहाड़ खोद लो, खुद के गिरबान में झांक कर करके देखो तुमने इस देश का क्या करके रख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। धामी सरकार ने हाल ही में कहा कि उनकी सरकार ने 22,000 युवाओं को नौकरी दी है, जिस पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिवपाल सिंह बिष्ट ने निशाना साधते हुए कहा कि रोजगार देने के सरकार फर्जी दावे करती है, लेकिन युवा सरकार के दावों से सहमत नहीं है। लगातार वह रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और अगर सरकार द्वारा रोजगार दिए होते तो युवाओं को धरने पर बैठने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर अगर सीएम धामी और सरकार 22,000 रोजगार के दावे कर रही है तो उनके स्वतः यहाँ पर उनको पत्र जारी करना चाहिए कि किन विभागों में कितने रोजगार दिए गए। देखिए, रोजगार देने के फर्जी दावे सरकार कर रही है, लेकिन युवा सरकार के दावों से सहमत नहीं है। लगातार धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। अगर रोजगार मिला है तो युवाओं को धरने पर बैठने की क्या आवश्यकता है, ये भी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और जिन 22,000 रोजगार की बात मुख्यमंत्री धामी और उसकी सरकार कर रहे हैं, उनको उस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि किस विभाग में कितने रोजगार मिले। ये अगर संविदा पर नियुक्ति दे रहे हैं तो उसको भी जो है रोजगार बताने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से नहीं चलेगा। युवाओं के भविष्य के साथ भाजपा की सरकार ने बड़ा खिलवाड़ किया है, उनकी नौकरियों को बेचने का काम किया है। पेपर लीक इसका उदाहरण है। और जो लोग इन 8 सालों में ओवर एज हो गए हैं, उनके बारे में सरकार क्या सोच रही है, ये भी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। नैनीताल जिले की जिलाधिकारी वंदना सिंह के निर्देशानुसार हल्द्वानी शहर को हरियाली और सुंदरता की ओर अग्रसर करने के लिए वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इस अभियान के तहत शहर के प्रमुख मार्गों पर कुल 1000 पेड़ लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने बताया कि अभियान के पहले चरण में नैनीताल रोड पर 200 पेड़ लगाए जा रहे हैं। इस कार्य के लिए गड्ढे खोदने और पौधे लगाने का काम
तेजी से चल रहा है। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ शहर के सौंदर्यीकरण को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रजातियों के वृक्ष लगाए जा रहे हैं। यह अभियान न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी सिद्ध होगा बल्कि शहर की सुंदरता में भी चार चांद लगेंगे। आप जैसा कि देख रहे हैं कि जब चौड़ीकरण हुआ तो हमारे इसमें 30-40 के लगभग वृक्ष यहाँ से काटे गए, उनको स्थानांतरित किया गया, अन्य स्थान पर ट्रांसप्लांट किए गए। उसके बाद जब प्रशासक हमारी नगर निगम की जिलाधिकारी महोदया थी, उन्होंने इसमें हम लोगों को आदेशित किया कि जहाँ जहाँ भी स्पेस मिल रहा है वहाँ पे वृक्षारोपण किया जाए, जिसके क्रम में प्रथम चरण में हम लोगों ने नैनीताल रोड में 200 के लगभग हमारे पेड़ अब तक लग चुके हैं। हमारा 1000 पेड़ लगाने का लक्ष्य है। जिस तरीके का स्थान है उस हाइट के पेड़ लगाए जा रहे हैं। 3 से 5 वर्ष की आयु के ये पेड़ हैं, आप देख सकते हैं। इसमें गुलमोहर है, इसमें बॉटल बॉम है, जगह जगह हम लोग लगा रहे हैं। और जहाँ ज़्यादा स्पेस है वहाँ हम छायादार वृक्ष, पाकड़ भी और जो भी अन्य छायादार वृक्ष हैं उनको भी लगा रहे हैं। एक ही उद्देश्य है कि पर्यावरण संतुलन को बनाए रखा जाए और शहर की सुंदरता को भी बनाए रखा जाए। 100 पेड़ से अधिक अब और 200 पेड़ हमारे अब तक लग चुके हैं। अभी हमारा प्रारंभिक चरण में इस मानसून तक 1000 पेड़ लगाने का लक्ष्य है। द्वाराहाट नगर में संपन्न हुए सियालदे बिखौती मेले के बाद मीना बाजार लगाई गई है, जो कि 18 अप्रैल तक चलेगा। आज सुबह से ही जनता का बाजार में आने का सिलसिला शुरू हो गया है। दोपहर तक हजारों की संख्या में लोग खरीदारी करने लगे। बाहरी शहरों से आए व्यापारी काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि खरीदारों की भीड़ देखकर उनके चेहरे भी खिले हैं। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर की सुल्तानपुर नगर पंचायत में सरकार के स्वच्छता अभियान को नगर कर्मचारियों द्वारा जमकर पलीता लगाया जा रहा है। नगर पंचायत प्रशासन द्वारा नगर से निकलने वाले कूड़े के सॉलिड तरीके से निस्तारण नहीं हो रहा। नगर क्षेत्र में कई स्थानों पर कूड़े के ढेर हैं। लक्सर हरिद्वार हाईवे किनारे कूड़े के ढेरों में आग लगाई जा रही है। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि जिस स्थान पर पंचायत प्रशासन ने कूड़ा डंपिंग ग्राउंड बनाया, वहां भी कूड़े को सही ढंग से निस्तारण करने के बजाय उसमें आग लगाकर जलाया जा रहा है। जो सुल्तानपुर को निर्देशित किया है कि जो भी कूड़ा है वो डंपिंग ग्राउंड जो उनका बना है वहीं पे का निस्तारण हो, इधर उधर कूड़ा ना फेंके। तो अभी ईओ सुल्तानपुर को निर्देशित कर दिया गया है। उत्तराखंड की खबरों के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे चैनल 24x7। इजाजत दीजिए, नमस्कार।